मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा अब तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने रणनीतिक एयरबेस और हवाई क्षेत्र तक ज़्यादा पहुंच दे दी है, तो दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा ये किया जा रहा है कि बहरीन और कुवैत ने भी ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएई खुफिया और हवाई सुरक्षा में मदद कर रहा है, जबकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्या खाड़ी देश अब पूरी तरह अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध में उतरने जा रहे हैं, और क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की लड़ाई पूरे क्षेत्र को एक लंबे युद्ध की ओर धकेल रही है। आइए समझते हैं पूरी खबर को। क्या है आज की खबर। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एल्ब्रिस कॉल्बी ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से बातचीत की। उस समय ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हो रहे थे। अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य अभियानों के लिए अतिरिक्त हवाई मार्ग और नए सैन्य अड्डों की आवश्यकता थी। इसी दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका को पश्चिमी सऊदी अरब के ताइफ स्थित किंग फहद एयर बेस के उपयोग की अनुमति दी थी। कई अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों के अनुसार ये एयरबेस इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तुलना में ईरानी शाहिद ड्रोन की मारक क्षमता से अधिक सुरक्षित दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ताइफ जद्दा के बेहद करीब है और जद्दा अब रेड सी के किनारे अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य लॉजिस्टिक केंद्र बनकर उभर रहा है, खासकर तब जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अपने प्रभाव को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ लंबे वॉर की तैयारी कर रहा है, तो जद्दा अमेरिकी सेना की आपूर्ति और संचालन बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। पूर्वी एशिया से हज़ारों अमेरिकी सैनिक पहले ही इस क्षेत्र की ओर भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों का मानना है कि सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी सैन्य पहुंच का विस्तार इस बात का संकेत है कि खाड़ी देशों का रुख अब धीरे धीरे बदल रहा है और वे पहले की तुलना में अमेरिका के अधिक करीब दिखाई दे रहे हैं। एक पश्चिमी अधिकारी ने दावा ये किया है कि रियाद का नज़रिया बदल चुका है और अब वह ईरान को उसके हमलों की कीमत चुकाने के लिए अमेरिकी सैन्य अभियान का समर्थन करने की ओर झुक रहा है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 3 सप्ताह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच लगातार फ़ोन पर बातचीत हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अमेरिका को संकेत दिया है कि यदि युद्ध लंबा चलता है तो वे इसके लिए तैयार हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में कहा कि उनका देश 9 महीने तक चलने वाले युद्ध की स्थिति के लिए भी तैयार है। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब, यूएई और कतर तीनों ने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील भी की थी। इन देशों ने साफ कहा था कि उनके यहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिका और इसराइल के युद्ध में शामिल होने के बाद सबसे अधिक नुकसान इन्हीं खाड़ी देशों को उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात अब तक 338 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1700 ड्रोन इंटरसेप्ट कर चुका है। कतर पर भी अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, जबकि वे लगातार युद्ध रोकने और मध्यस्थता की कोशिशों में लगा हुआ था। ईरान ने इस सप्ताह इजराइल द्वारा साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के जवाब में कतर के रास लफान गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी के अनुसार इस हमले से देश के लगभग 17% गैस उत्पादन पर असर पड़ा है और पूरी रिपेयरिंग में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। दूसरी ओर ओमान का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका को गुमराह करके उसे इस युद्ध में धकेला है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि यह अमेरिका का युद्ध नहीं है और उसके सहयोगी देशों को वाशिंगटन को ये स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि इस संघर्ष से उसे बहुत कम लाभ मिलने वाला है। इसके विपरीत सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान पर बेहद कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पड़ोसी देशों की सुरक्षा को लगातार खतरे में डाल रहा है, आतंक समर्थक मिलिशिया का समर्थन कर रहा है और क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कई बार ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला और अब सऊदी अरब सैन्य कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रख रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि खाड़ी देशों के भीतर अब इस युद्ध को लेकर अलग अलग सोच उभर रही है। ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, जबकि सऊदी अरब और यूएई ईरान के बढ़ते खतरे को लेकर पहले से अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसटन
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बर्नार्ड हैगल के अनुसार सऊदी अरब और यूएई पहले मीडिएटर का काम कर रहे थे, लेकिन ईरानी हमलों के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वे ऐसे ईरान के साथ नहीं रह सकते जो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर पूरे क्षेत्र को दबाव में ला सकता है। इसके बावजूद खाड़ी क्षेत्रों में ये चिंता भी बनी हुई है कि कहीं ये पूरा संघर्ष इजराइल के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का माध्यम न बन जाए। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुझाव दिया है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहता है तो खाड़ी देशों को रेगिस्तान के रास्ते इजराइल तक नई तेल पाइपलाइनें बनानी चाहिए, जिससे उनके ऊर्जा निर्यात का नया मार्ग तैयार हो सके। कई जानकारों का यह भी मानना है कि इससे इजराइल को खाड़ी देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर भी प्रभाव मिल सकता है। जानकार इब्राहिम जलाल का कहना है कि खाड़ी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, अमेरिका की अपेक्षाओं का भी जवाब दें और साथ ही क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश भी रखें। उनके अनुसार खाड़ी देश इतिहास में अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर किसी इस्लामी पड़ोसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले देशों के रूप में दर्ज नहीं होना चाहते। हालांकि ईरान द्वारा लगातार हमले उनकी सार्वभौमता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका लगातार सऊदी अरब पर दबाव बना रहा है कि वे केवल सैन्य अड्डे उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि सीधे ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में भी शामिल हो। इसी दौरान द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे वीडियो की पुष्टि की है जिसमें बहरीन की दिशा से ईरान की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती दिखाई दी गई है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन्हें किसने दागा। सऊदी रक्षा एक्सपर्ट हिशाम अल-गन्नाम का कहना है कि रियाद अभी बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। एक और वह ईरान को जवाब देने की क्षमता दिखाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर वह पूर्ण युद्ध से बचना भी चाहता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सैन्य विकल्प खुले रख रहा है, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता कूटनीति और ईरान के साथ बैक चैनल संपर्क बनाए रखना है। वर्ष 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल किए थे और रियाद नहीं चाहता कि वे पूरी तरह समाप्त हो जाएं। जानकारों का मानना है कि यदि खाड़ी देशों को कोई सामूहिक कदम उठाना पड़ा तो वे सबसे पहले रक्षा सहयोग को मजबूत करने के रूप में सामने आएगा। अमेरिका ने भी अब खाड़ी देशों को एक दूसरे के भीतर पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें स्थानांतरित करने की विशेष अनुमति दे दी है, ताकि वे संयुक्त रूप से अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकें। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भविष्य में सऊदी अरब और यूएई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में समुद्री सुरक्षा अभियानों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अधिकांश जानकारों का निष्कर्ष यही है कि खाड़ी देशों की कोई भी सीमित सैन्य कार्रवाई युद्ध का संतुलन नहीं बदलेगी, लेकिन अमेरिकी वायुसेना को सऊदी ठिकानों से अधिक स्वतंत्रता मिलने पर युद्ध की दिशा और रणनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि ईरान द्वारा हाल के हफ्तों में खाड़ी देशों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत ने पहली बार सीधे सैन्य कार्रवाई करते हुए अपने लड़ाकू विमान ईरान की ओर भेजे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों ने ईरान के भीतर मौजूद ड्रोन और मिसाइल भंडारण ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने इस अभियान के दौरान खुफिया जानकारी और रक्षात्मक हवाई सुरक्षा उपलब्ध कराई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल रहे थे। इनमें यूएई ने सबसे आक्रामक रुख अपनाते हुए ईरान पर दर्जनों हवाई हमले किए, जबकि सऊदी अरब ने शुरुआती सैन्य कार्रवाई के बाद अपना ध्यान पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले प्रयासों की ओर मोड़ दिया था। हालांकि उसने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और सैन्य अड्डों के उपयोग की अतिरिक्त अनुमति भी दी है। बहरीन और कुवैत की इस कथित सैन्य भागीदारी को क्षेत्रीय संघर्ष के और अधिक फैलने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने सबसे अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले इन्हीं दोनों देशों पर किए हैं, जबकि उसने अपेक्षाकृत बड़े और अधिक समृद्ध पड़ोसी देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सीधे हमलों से परहेज किया है। बहरीन और कुवैत सैन्य दृष्टि से यूएई और सऊदी अरब जितने शक्तिशाली नहीं माने जाते हैं। हालांकि बहरीन पिछले कुछ वर्षों से अपने रक्षा ढांचे को मजबूत करने में निवेश बढ़ा रहा है। वर्ष 2020 के अब्राहम समझौते के तहत बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए थे। जानकारों के अनुसार बहरीन और कुवैत की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी भौगोलिक स्थिति है। दोनों देश अपने तेल निर्यात के लिए लगभग पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर निर्भर है। बहरीन एक द्वीप देश है जिसकी बाहरी दुनिया से एकमात्र स्थलीय कड़ी सऊदी अरब से जुड़ा किंग फहद
क्रॉस वे है, जबकि कुवैत इराक की सीमा से लगा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के उत्तरी छोर पर स्थित है। क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि कुवैत पर न केवल ईरान बल्कि तेहरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूहों द्वारा भी लगातार हमले किए गए हैं। इसी सप्ताह कुवैत के विदेश मंत्रालय ने आरोप यह लगाया कि ईरान ने एक बिजली संयंत्र और समुद्री एरिया को पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। हालांकि नुकसान सीमित बताया गया है, लेकिन जानकारों ने चेतावनी दी कि यदि खाड़ी देश क्षेत्र के डिसैलिनेशन संयंत्र बड़े पैमाने पर निशाने पर गए तो पूरे क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि अधिकांश खाड़ी देश पीने के पानी के लिए इन्हीं संयंत्रों पर निर्भर हैं। जानकारों का मानना है कि केवल बहरीन और कुवैत की सैन्य कार्रवाई से युद्ध की दिशा बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले कर चुके हैं। जून में जिस युद्ध विराम विस्तार पर सहमति बनी थी वह अब लगभग पूरी तरह टूट चुका है और ईरान एक बार फिर खाड़ी देशों तथा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह ईरान के खिलाफ बहुत बड़े हमले पर विचार कर रहा है। वही अमेरिकी सेना के अनुसार शुक्रवार लगातार 13वीं रात थी जब ईरान के खिलाफ हवाई हमले जारी रहे। हालांकि यह ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे घटनाक्रम का आधार मुख्यतः द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से सामने आया है।